जापान ने दुनिया को कई तरीकों से काफी प्रभावित किया है। उसने अपनी टेक्नोलॉजी से हमारे दैनिक जीवन को भी काफी बदल दिया है। आज हम जापान को काफी शक्तिशाली देश मानते हैं, जो कि अपने आप में काफी सक्षम है। वहीं 1980 के दशक में तो ये समझा जाता था कि आने वाले समय में अमेरिका को भी ये टक्कर देने वाला देश है, साथ ही वो उसकी इकोनॉमिक को भी पीछे छोड़ देगा। लेकिन आखिर अचानक कुछ ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद जापान की इकोनॉमी भी अन्य कंट्री से पीछे रहने लगी और यहाँ के युवा भी आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए। और यहाँ पर आखिर बुजुर्ग की संख्या ज्यादा कैसे रह गई, इन सभी के काले सच को आज हम उजागर करने वाले हैं इस वीडियो में। ये समय 1990 से 1991 का था, जब जापान के स्टॉक मार्केट काफी नीचे गिर गया। ये -43% नीचे पहुंच गया। वहीं रियल एस्टेट में भी काफी नीचे गिर गया। इस समय जापान की बड़ी बड़ी कंपनियां बैंक करप्ट हो गई थी और कई बंद हो गई थी। लेकिन ऐसी स्थिति तो अक्सर कई देश में देखने को मिलती है। लेकिन आखिर जापान के साथ ऐसा क्या अलग हुआ जो कि इसे पूरी तरह से और भी पीछे ले गया? ये वो समय था जब जापान की पूरी एक जनरेशन पीछे जाने वाली थी। आपको ये सब समझने के लिए आपको यहाँ के जॉब कल्चर को सबसे पहले समझना होगा। दरअसल जापान का जॉब कल्चर अन्य देशों से काफी डिफरेंट है। जिस तरह से हमारे यहाँ पर जॉब कल्चर है, उस तरह का जापान में जॉब कल्चर नहीं है। इसकी शुरुआत होती है शुशोकु कात्सुडो से, जो कि एक जॉब हंटिंग प्रोसीजर होता है, जिसमें से हर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट को गुजरना पड़ता है। इसके माध्यम से बड़ी बड़ी कंपनियां फ्रेश ग्रेजुएट को ही हायर करती हैं और हर कैंडिडेट को कई सारे इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है। उसके बाद इनका कंपनियों में सिलेक्शन होता है। वही इस प्रोसीजर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें कैंडिडेट्स को लाइफ टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी कि एक जॉब मिलने के बाद वो उस कंपनी को कभी भी नहीं छोड़ सकता है, और यदि ऐसा करता भी है तो उसे अन्य कोई कंपनी नहीं लेती है। ये वहाँ का कोई नियम नहीं है, लेकिन वहाँ का कल्चर ही इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि आज सभी इसी चीज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। वहीं 1990 के इकोनॉमिक क्राइसिस में कई सारी बड़ी कंपनियों ने अपनी हायरिंग बंद कर दी और आने वाले 13 सालों तक ये हायरिंग ऐसे ही बंद रखी। इस पीरियड को जापान में जापान एम्प्लॉयमेंट आइस एज भी कहा जाता है। लेकिन इस दौरान 1990 में ग्रेजुएट हुए युवाओं के साथ ऐसा हुआ कि उसके बाद से जापान की सूरत ही बदल गई। यहाँ अगले 13 सालों तक कोई भी युवा को जॉब नहीं मिली और 2004 में हायरिंग दोबारा हुई तो उस समय तक ये युवा 30 से 40 साल के हो चुके थे। ऐसे में कोई भी कंपनी उन्हें हायर नहीं कर रही थी और न ही उन्हें कोई और काम मिल रहा था। ऐसे में ये सभी डिप्रेशन में आ चुके थे, जिसकी वजह से कई लोग तो आत्महत्या करने लग गए और कई लोग काफी निराशा की जिंदगी गुजारने लगे और अकेले अपने पेरेंट्स की कमाई पर समय काटने लगे। 30 से 40 साल के लाखों लोग आज भी पेरेंट्स के पैसों पर ही गुजारा कर रहे हैं। इसके बाद से ही जापान की दूसरी प्रॉब्लम भी शुरू होती है। जापान अब उन कंट्री में से एक है जहां पर लोगों की उम्र काफी लंबी है। जापान की 30% आज की आबादी 60 साल के ऊपर है और इसीलिए जापान को सुपर एजेंट कंट्री भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा बूढ़े व्यक्ति मिल जाएंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जिन लोगों ने 1990 के बीच में जॉब हासिल नहीं किए थे, उन लोगों ने फाइनेंशियली प्रॉब्लम के चलते शादी भी नहीं की थी और इसी वजह से इस टाइम पीरियड में यहाँ नवजात बच्चों का भी जन्म नहीं हुआ। ऐसे में बुजुर्ग की संख्या यहाँ पर बढ़ती चली गई। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि आखिर इन सब के पीछे का कारण क्या रहा है। आपको आज हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे आने वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।